हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। 12th के स्टूडेंट्स जिन्हें डेथ ऑफ ए पार्टनर में प्रॉब्लम आ रही है या समझना चाहते हैं जो डेथ ऑफ ए पार्टनर, तो आज की क्लास उनके लिए है। जब भी कोई पार्टनर अपनी मर्जी से बिजनेस को छोड़ के जाता है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब कोई पार्टनर ऊपर वाले की मर्जी से बिजनेस को छोड़ के जाता है, डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब कोई अपनी मर्जी से बिजनेस को छोड़ के जाता है तो वो हमसे, एक सेकंड जरा, जब कोई पार्टनर अपनी मर्जी से बिजनेस को छोड़ के जाता है तो हम उसको जितना उसका बिजनेस के अंदर पैसा लगा हुआ था, जिसे हम कहते हैं कैपिटल मतलब ओनर्स इक्विटी, हम उसे वो अमाउंट पे करते हैं, है ना। उसी को पे करते हैं जो बिजनेस छोड़ के जा रहा है। लेकिन इन केस ऑफ डेथ, अगर कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है तो हम उसे पेमेंट नहीं कर सकते, तो हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटर को वो अमाउंट पे कर देते हैं, ठीक है। लेकिन रिटायरमेंट की तरह ही डेथ की कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं होती, किसी को पता नहीं है कि कब उसकी डेथ होने वाली है ना। तो साल के बीच में किसी भी टाइम पर कोई पार्टनर की डेथ हो सकती है। तो तीन चीज़ें ऐसी हैं, तो हमें निकालना होता है कि इसको क्या क्या अमाउंट पे करना है, ठीक है। एक वर्ड याद रखना, कुछ अमाउंट ऐसे होते हैं जैसे कैपिटल हो गया, हमने उसको कैपिटल देनी है, ओनर्स इक्विटी, हमने उसे पे करना पड़ेगा। तो कैपिटल तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि उसकी डेथ कब हुई है, जितनी भी कैपिटल उसकी बनती है वो हमने उसे देनी है। जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो हमने उसको देना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम के ऊपर डिपेंड करती हैं। मान लो कोई पार्टनर, ये ईयर है, ये कुछ क्वेश्चन बना रखे हैं, 2-3 क्लास हम लेंगे और उसमें डेथ को एकदम क्लियर कर देंगे, तुम्हें दोबारा रिवाइज करने की भी ज़रूरत शायद ना पड़े। फिर ये अगर मान लो साल है और किसी पार्टनर की डेथ यहाँ होती है, तो उसने काम इतने टाइम किया ना, तो उसे तीन चीज़ें इतने टाइम की ही मिलनी चाहिए। IAS IPS IPS याद रखने का आसान तरीका, I फॉर इंटरेस्ट, अगर उसने बिजनेस में इतने टाइम काम किया है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतने टाइम का ही मिलना चाहिए, है ना। अगर पार्टनरशिप डीड में कहा हुआ है तो इतने टाइम का ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ये तीन चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उसने कितना टाइम काम किया। इंटरेस्ट, प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और सैलरी। ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में ये सारे आइटम हों, लेकिन अगर इन आइटम्स को कैलकुलेट किया जाएगा तो याद रखना IPS, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और सैलरी टाइम के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। इसे अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। दूसरी चीज़, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो क्या क्या अकाउंटिंग पॉइंट से देखा जाए तो चेंजेस आते हैं, किन किन चीज़ों को रिकॉर्ड करना होता है। देखो, जब डेथ होगी किसी पार्टनर की, उस डेट पे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगी, तो हमें नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ती है ना। जो पार्टनर जा रहा है वो अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ती है, और एक पार्टनर के जाने की वजह से उसका शेयर अब बाकी बचे हुए दो पार्टनर्स के अकाउंट में चला जाएगा ना। तो नए पार्टनर्स को, बचे हुए पार्टनर्स को गेन होगा, जैसे रिटायरमेंट में होता था। तो बचे हुए पार्टनर को गेन होगा, तो गेनिंग रेशो भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। कितना फ़ायदा हुआ उन्हें। गेनिंग रेशो की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, गुडविल के ट्रीटमेंट में, ठीक है।
दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन कर देते हैं हम ऑन डेट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्यों? जब कोई पार्टनर जा रहा है, गुडविल, कई बार हम पूछते हैं कि गुडविल किस चीज़ के साथ जुड़ी हुई है। गुडविल जुड़ी हुई है बिजनेस के नाम के साथ, ठीक है ना। अगर रिलायंस लिमिटेड मुझे अपना नाम दे दे, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, और रिलायंस लिमिटेड मुझे ये अलाउ कर देता है कि, या टाटा लिमिटेड मुझे अलाउ कर देता है कि भाई तुम हमारे नाम से बिजनेस कर सकते हो, तो उसकी गुडविल मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई, समझ लो। तो नाम के साथ गुडविल जुड़ी होती है, ठीक है। जैसे फ्रेंचाइजी लेते हैं ना, मैकडोनल्ड्स की, डोमिनोज़ की, तो वो हमें अपना नाम ही तो देते हैं, बिजनेस तो हम ही कर रहे हैं, तो उसके बदले वो हमसे कुछ अमाउंट लेते हैं। तो ऐसे ही जब किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, तो उसके शेयर की गुडविल रिमेनिंग एग्जिस्टिंग पार्टनर के अकाउंट में चली जा रही है। तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिसकी डेथ हो गई है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उनसे उस अमाउंट की गुडविल का चार्ज कर लेता है। तो हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या उसके एग्जीक्यूटर को वो अमाउंट ऑफ गुडविल पे करते हैं। तो गुडविल की वैल्यू इसलिए कैलकुलेट की जाती है। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। इसके बाद शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब P&L जो बैलेंस शीट के अंदर होता है, एंड जनरल रिजर्व, है ना। इसमें उनका जो शेयर होता है, जिसकी डेथ हो रही है पार्टनर की, उसका जितना शेयर है वो उसे पे कर दिया जाता है, ठीक है। गुडविल के लिए तो कोई खास एंट्री नहीं होती। इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा? ट्रीटमेंट ऐसे होगा, जिस पार्टनर को हमने, जिसकी डेथ हो गई है, उसको कितना पे करना है, हमें अगर ये निकालना है, तो हम उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सिंपली, जैसे तुम रिटायरमेंट में बनाते थे। जो जो अमाउंट उसे पे करना है वो अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसके कैपिटल अकाउंट में उसे डाल देंगे। अभी आने वाले टाइम में हम तुम्हें एक पेपर सॉल्व करवाएंगे, 3 पेपर बनाऊंगा, उसमें जितनी भी तीनों बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाए जाएंगे। कम से कम 10 वीडियो बनेंगी, तो वेट करना उसका। मान लो पार्टनर की डेथ हो रही है, डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कई बच्चे ये सोचते हैं कि जब किसी पार्टनर का क्लेम निकालना है तो हम सारी एसेट्स में उसका एक हिस्सा है ना। किसी भी पार्टनर का जो बिजनेस में मिलके जो पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, तो हर एसेट में तीनों पार्टनर का हिस्सा, अगर 3 पार्टनर है तो क्या हम हर एसेट में से उसका हिस्सा निकालें? नहीं। अगर तुम ये अमाउंट्स कैलकुलेट कर लोगे तो उसका हर एसेट के अंदर जितना शेयर है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक है ना। देखो, तुम जब बिजनेस स्टार्ट करते हो क्या होता है, एक तरफ कैपिटल बढ़ती है लाइबिलिटी साइड में, अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो, कैपिटल बढ़ती है और कैश बढ़ता है। फिर कैपिटल तो उतनी ही रहती है, वो कैश डिवाइड होने लगता है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर में वो कैश, जो कैपिटल है वही कैश तो डिवाइड हो रहा है। तो तुम या तो कैपिटल कैलकुलेट कर लो, है ना, उसकी टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लो, इसीलिए हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, या तुम उसका सारी एसेट्स में अपना हिस्सा निकाल लो, वो दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। तो हम ये चीज़ें अगर कैलकुलेट कर लेते हैं उसके शेयर की, तो उसका फर्म के अंदर सारी एसेट्स में जो हिस्सा है वो निकल के आता है, ठीक है। इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझना। रेशियो चैप्टर में कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना तुम्हें सिखाया गया ना, एसेट साइड से भी सिखाया गया है, लाइबिलिटी साइड से भी सिखाया गया है ना। तो उसे थोड़ा डिटेल में जाना 3rd बुक में। तो उसे क्या क्या देना है वो यहाँ आता है, बाय बैलेंस BD, कैपिटल अकाउंट ये है, एक तो उसको उसकी कैपिटल दे दी जाती है,
IPS लिख लेते हैं पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। P शेयर ऑफ प्रॉफिट। जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, अभी साल के बीच में उसकी कभी अचानक डेथ हो गई है, तो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट तो किया है नहीं, तो P&L अकाउंट से नहीं, P&L सस्पेंस अकाउंट से प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट पूरा लिख देते हैं। IPS शेयर सैलरी। और क्या क्या दिया जाता है पार्टनर को? उसे जर्नलिज्म में शेयर दिया जाता है, उसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट P&L में शेयर दिया जाता है। ये एक तो प्रॉफिट ये है जो उसने करंट ईयर का अर्न किया, इस साल करंट ईयर का जो अर्न किया, ये है करंट ईयर। ये वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड मतलब जो पिछले सालों के प्रॉफिट तुमने सारे प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड नहीं किया था, क्योंकि अगर तुम सारे प्रॉफिट को पार्टनर में डिवाइड कर देते हो और कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता तो अपने शेयर का प्रॉफिट निकाल के लेके चला जाएगा, है ना, या वो उसे विड्रॉ कर सकता है। तो तुम क्या करते हो, प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड करने से पहले रूल ऑफ प्रूडेंस याद है ना तुम्हें, कि फ्यूचर में कोई कंटिजेंसी है उसे रिकॉर्ड करो। फ्यूचर में अगर कोई गेन होने वाला है उसको अज्यूम मत करो, उसे बुक्स के अंदर रिकॉर्ड मत करो। डू नॉट रिकॉर्ड फ्यूचर एंटिसिपेटेड गेन्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉसेस। तो ऐसे ही हमें पता तो नहीं है कि कौन सा लॉस होने वाला है, लेकिन हमें लगता है लॉस हो सकता है, ठीक है ना। तो वो अचानक पैसा कहाँ से आएगा फिर? मान लो फार्म के अंदर कोई मशीन अचानक डैमेज हो जाए, मान लो किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाए, है ना, कोई चोरी हो जाए, कंटिजेंसीज कहते हैं इसे, जिनके बारे में हम सर्टेन नहीं है कि होगा लेकिन हो सकता है। तो उसके लिए हम कुछ प्रॉफिट में से कुछ शेयर बचा के अलग रख लेते हैं, जनरल रीज़न, ठीक है ना। तो ये प्रॉफिट था किसका? पार्टनर का ही था, हमने बचा के साइड में रख लिया। तो जब पार्टनर रिटायर होगा तो वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट जो बचा के रखा गया वो भी लेके जाएगा। रिटायर होगा या जब उसकी डेथ होगी तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो भी लेके जाएगा। इन्हें कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। और शेयर ऑफ गुडविल, अब शेयर ऑफ गुडविल, रिटायरमेंट हो चाहे एडमिशन हो, मान लो अगर यहाँ पे बी की डेथ हो रही है या बी रिटायर हो रहा है तो गुडविल की क्या एंट्री होती है? रिमेनिंग टू रिटायरिंग, है ना। रिमेनिंग कौन है? ए और सी। ए डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री किस रेशियो में होती है? ये एंट्री होती है गेनिंग रेशियो में। अगर तुम जानते हो गेनिंग रेशियो क्या होती है? गेनिंग रेशियो होती है न्यू माइनस ओल्ड। लेकिन अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो। ठीक है, जैसे मान लो रेशियो है 3:1, ये गया तो न्यू रेशियो भी 3:1 बन जाएगी और गेनिंग रेशियो भी 3:1 बन जाएगी। अगर ओल्ड रेशियो है 3:2:1, न्यू रेशियो 5:3। अब यहाँ पे दे रखा है ना, तो न्यू माइनस ओल्ड करके तुम गेनिंग रेशियो निकालोगे, क्योंकि न्यू रेशियो गिवन है। इफ़ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन 3:1 हो जाएगी न्यू रेशियो, और 3:1 ही गेनिंग भी हो जाएगी। 3:1, कई बच्चे 3/6
1/6 कर देते, नहीं अब ये दोनों को ऐड करके लिखा जाएगा 3/4 1/4। ये कुछ कॉमन एरर्स हैं। जब तुम नॉर्मली क्वेश्चन करते हो तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन जब तुम पे पेपर के टाइम पे प्रेशर पड़ता है तो तुम्हारे दिमाग की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। उस केस में फिर तुम्हें ये 3/6 1/6 ऐसा गलतियाँ तुम करने लगते हो। तो इन चीज़ों को रिलैक्स होकर एक बार दिमाग में बैठा लो। तुम कैसे बैठाओगे वो तुमने सोचना है, हम तुम्हें बता सकते हैं। शेयर ऑफ गुडविल, देखो बी की डेथ हो रही है, बी का अकाउंट है, बी का राइट हो रहा है, किसकी वजह से, ए एंड सी। तो यहाँ पे लिखा था गुडविल के लिए लिखा था ए एंड सी इज कैपिटल। लोग ऐसे भी लिखते हैं ए इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, ऐसे ही लिखना चाहिए। लेकिन बाय चांस टाइम कम बचे, ए एंड सी इज कैपिटल अकाउंट, टोटल अमाउंट ये लिख दो। इसके बाद जितना उसने ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स की है वो यहाँ आता है, उससे कैपिटल कम होती है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यही आता है। इसमें से इनको लेस किया, जो बचा वो उसके एग्जीक्यूटर को देना है। तो पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अगर कोई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है वो भी इसमें आ जाएगा। लिख तो नहीं दिया, नहीं। ठीक है, दिस माइनस दिस, इसमें से ये लेस किया तो इतना बचा, वही एग्जीक्यूटिव अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है प्रॉब्लम किस चीज़ में आती है। देखो प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, इसमें से तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, प्रॉफिट में तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि प्रॉफिट करने के कैलकुलेट करने के, अभी जब पार्टनर की डेथ हुई है तो उस केस में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना नहीं हुआ है, लेकिन इससे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हमें पेमेंट करनी है ना। तो हम करते क्या, पिछले साल के प्रॉफिट को बेस मान लेते हैं, पिछले साल की टर्नओवर को बेस मान लेते हैं। अगर मान लो पिछले साल लॉस हुआ है हमें और पार्टनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस बात पे एग्री नहीं करता है कि नहीं जी हमें पिछले साल के बेस में मत दो, पिछले साल तो लॉस हुआ है, लेकिन हम तो थ्रू आउट लंबे टाइम हम प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, तो उस केस में हम बोलते हैं पिछले 4 साल का ले लेते हैं एवरेज, 5 साल का एवरेज ले लेते हैं। तो उससे कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे या टर्नओवर के बेस पे। टर्नओवर में फिर हम छेड़छाड़ करते हैं, लास्ट ईयर के ग्रॉस प्रॉफिट रेट में भी हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन में कहा होगा वैसे तुम्हें करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, लेकिन कैलकुलेट करना पड़ता है। सैलरी सिंपल है, अगर बोला हुआ है सैलरी कैलकुलेट करो, सिंपल है। इंटरेस्ट सिंपल है, 3 महीने काम करके डेथ हुई है तो इस कैपिटल के ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल दो। जनरल रिजर्व सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट ईयर का प्रॉफिट देना है, सिंपल है। बैलेंस शीट में देखो गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है थोड़ा सा कई बार, तो इसमें प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी बच्चों को। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालना पड़े तो वैसे बच्चों को आता ही है, तो बस इतना सही इसके अंदर होता है। अब हम तुम्हें सिखाते हैं कि प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। कुछ क्वेश्चन सामने लिखे हुए हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। लो जी, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3-1, बी डाइड ऑन 30 जून। इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट किस पार्टनर की डेथ हुई पता लगा लो, कितने महीने काम करके डेथ हुई है। ठीक है, गलत पार्टनर ले लिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि होता ही है कि बी रिटायर हो रहा है हमेशा, बी की डेथ हो रही है हमेशा, है ना। तो होता क्या, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सी की डेथ हो गई, बच्चे बी की डेथ कर देते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें उसी की प्रैक्टिस है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान से देखो, डेथ किसकी हुई है, बी की।
लो जी, तो बी का कैपिटल अकाउंट बनेगा इन केस बनाना हो तो यहाँ तो हमें कैलकुलेशन करनी है उसकी प्रॉफिट के शेयर की। यहाँ पर हमें उसका कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, वो भी तुम्हें सिखाया जाएगा अगले क्वेश्चन में। डेथ हुई है बी की, कितने महीने काम करके हुई है? 30 जून को। अप्रैल मई जून में काम किया है उसने, तो उसने काम किया है 3 मंथ। तो अगर उसके शेयर का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना हो, मैंने बताया था ना जितने महीने काम करके किसी की डेथ हुई है उसका प्रॉफिट भी उसे उतने ही टाइम का दिया जाता है ना। तो बी की डेथ हो गई, लेकिन उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है? क्या वो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे? क्या वो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है सेल के बेस पे? देखते हैं। इससे प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड बेस्ड ऑन द सेल ड्यूरिंग दैट पीरियड। इस साल जो सेल हुई है उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर दो, है ना। पिछले साल जितनी सेल हुई थी, अगर मान लो पिछले साल 12 लाख की सेल हुई थी, अभी मरने तक उसके 3 लाख की सेल हुई है, तो 12 लाख पे प्रॉफिट इतना था, तो 3 लाख पे कितना होगा, है ना। ऐसे कर सकते हैं हम। ड्यूरिंग दैट पीरियड विच वॉज 6 लाख। अच्छा जी, सेल है इसकी 6 लाख। अपनी इंफॉर्मेशन नोट करते जाओ अपने काम की। अब 6 लाख में ये तो सेल है, सेल का मतलब प्रॉफिट नहीं है। सेल के बेस पे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो हमें रेट ऑफ प्रॉफिट भी चाहिए, है ना। सेल अलग चीज़ होती है, प्रॉफिट अलग चीज़ होती है। द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग दैट ईयर वॉज 10%। लो, रेट ऑफ प्रॉफिट भी दे दिया, प्रॉफिट रेट 10%। अब तो सिंपल हो गया, 6 लाख की सेल है और प्रॉफिट से इंग्रेस होती है 3:1। 3:1। अब हमने क्या किया, पूरे क्वेश्चन को इतने में वो कर दिया। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे इसकी डेथ हुई है ना, कब हुई है? 30 जून को। 30 जून को डेथ हुई है। अगर बुक्स क्लोज हो रही है 1 मार्च को, 31 मार्च को, तो इसका मतलब ये 31 मार्च तक का प्रॉफिट दिया जा चुका है। तो सिर्फ अप्रैल मई और जून का प्रॉफिट देना है ना। लेकिन अगर 30 जून को डेथ हो रही है और बुक्स क्लोज होती है 31 दिसंबर को, तो इसका मतलब ये 31 दिसंबर तक का प्रॉफिट दिया जा चुका है। अब इसे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून का प्रॉफिट देना है, यानी कि 6 मंथ का। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेस पे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि बुक्स कब क्लोज हो रही है ना। जब बुक्स क्लोज होती हैं तब तक का प्रॉफिट दिया जा चुका है। अब सेल है 6 लाख, 10% प्रॉफिट है, तो इसने ड्यूरिंग 3 मंथ सेल करी है। ड्यूरिंग दैट पीरियड वॉज 6 लाख। तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स 30 जून 2017 को प्रॉफिट कितना इन्होंने अर्न कर लिया? 6 लाख की सेल थी, उसका 10% इन्होंने प्रॉफिट अर्न कर लिया, यानी कि 60,000। ये प्रॉफिट तो पूरे फर्म का है। अब इसमें से निकाला जाएगा इसका प्रॉफिट। अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं बताता हूँ अभी तुम्हें। 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल का साइन एक ही लाइन में आना चाहिए। ये प्रैक्टिस डाल लो, ये ना हो कि यहाँ पे आ रहा है वहाँ पे आ रहा है। 60,000 इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया तीनों ने मिलके इस 3 महीने में। उसमें से इसका शेयर है 2/6, यानी कि 20,000। 20,000 इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जिसे लिख दिया जाएगा अगर तुम इसे कैपिटल अकाउंट बनाओगे तब। बाय
P&L सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे लिख दोगे 20,000। अब इसी केस में और क्या हो सकता है, यहाँ तो दे रखा है तुम्हें 6 लाख सेल है 3 महीने की और प्रॉफिट ये 10% अर्न करते हैं, ऐसा इन्होंने दे रखा है। लेकिन ये क्या चीज़ें हैं जो इसमें फ़र्क आ सकती हैं। अगर तुम्हें लास्ट ईयर का रेट ऑफ प्रॉफिट दिया ही ना हो, चेंज कर देते हैं इस क्वेश्चन को अब जरा। अगर तुम्हें लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया ही ना हो, देखो ये था ना क्वेश्चन हमारा पूरा, अब चेंज हो रहा है कुछ उसमें। चेंज क्या हो रहा है, 10% हटा दो कि रेट ऑफ प्रॉफिट 10% ऐसा नहीं दे रखा, तुम्हें दे रखा है ABCR पार्टनर्स 3:2:1। ओके, 30 जून को डेथ हुई। ओके, 3 महीने काम करके डेथ हुई है। सेल के बेस पे प्रॉफिट निकालना और सेल है इतनी। अब तुम्हें प्रॉफिट नहीं दे रखा, मान लो ये नहीं दे रखा, तो फिर क्या दिया जाएगा, तब दिया जाएगा सेल ऑफ लास्ट ईयर वॉज रुपीज 50 lakh and profit earned by the firm during that period was rupees मान लो 10 लाख। अब कैसे करोगे तुम इसे, अब तुम्हें रेट ऑफ प्रॉफिट दिया ही नहीं है तो तुम कैसे करोगे, थोड़ा सा दिमाग चलाओ अपना। इस केस में ये होगा कि तुम्हें प्रॉफिट रेट भी निकालना पड़ेगा, ये तुम्हें दिया नहीं है। तुम बोलोगे कई तरीके से करते हैं लोग इस तरीके से भी करते हैं कि जीपी रेट क्या है, एनपी रेट क्या है, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर की एनपी रेशियो है क्या। लास्ट ईयर की एनपी रेशियो है प्रॉफिट बाय सेल, है ना, प्रॉफिट है 10 लाख डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, 20%। इस तरीके से करते हैं, तो बोलते हैं वो 6 लाख की सेल पे प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट फॉर करंट ईयर टिल डेथ, टिल सेल नहीं, देखो 6 लाख की सेल है ना इस साल की, और 20% रेट ऑफ प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20%, 120। अब ये प्रॉफिट तो 3 महीने का पूरी फॉर्म का, तो इसमें से 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, $120 इंटू 2/6। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 3 मंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ये सेल 3 मंथ्स की है, सेल ड्यूरिंग दैट पीरियड वॉज, है ना, सेल अगर ये 3 महीने की तो प्रॉफिट तो ऑलरेडी 3 महीने का निकला ही हुआ है, दोबारा 3 महीने से मल्टीप्लाई मत कर देना, गलती हो जाएगी। तो 40,000। इसी चीज़ को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वो ये है एकदम
देसी तरीका कि भाई जब सेल थी 50 लाख तो प्रॉफिट क्या था 10 लाख। हमें प्रॉफिट ही तो निकालना है ना। सेल जब 1 रुपये की है तो प्रॉफिट कितना है 10 लाख डिवाइड बाय 50 लाख। तो जब सेल हमारी इस साल 6 लाख की है तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए। अगर सेल हो 6 लाख की तो प्रॉफिट क्या होगा 10 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 6 लाख की सेल पे प्रॉफिट कितना होगा वही 120। इस तरीके से भी तुम प्रॉफिट डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना। ये इन 3 महीने का प्रॉफिट है। अब इसमें से बी का प्रॉफिट हो जाएगा 120 इंटू 2/6 40,000। तो अगर इस तरीके एंट्री वही होगी P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और P&L सस्पेंस डेबिट होगा। तो ये क्वेश्चन हमने 2 तरीके से कर लिया। अगर रेट ऑफ प्रॉफिट दे रखा हो, रेट ऑफ प्रॉफिट ना दे रखा हो तो हम रेट ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हैं प्रॉफिट बाय सेल इंटू 100 करके, है ना। इस तरीके से हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो अगर रेट दे रखा है तो। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करना इतना सिंपल नहीं होता, तब हम क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन। चलो जी सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ तो तुमने लिया ही होगा। इसमें भी तुम्हें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है लेकिन उसमें कुछ कुछ एडजस्टमेंट है। ABCR पार्टनर इंपॉर्टेंट पॉइंट तुरंत नोट डाउन कर लो। ABCR पार्टनर 3:1 3:1 बी डाइड लो, बीच वाला ही गया। ऑन 30 जून 30 जून को यानी कि 3 मंथ के लिए उसने काम किया है 3 मंथ्स। 2 इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2017 इज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। 18 में मरा है, 18 का प्रॉफिट वही लेना है तुमने जो 17 का था, उसको बेस मान लेना है 17 के प्रॉफिट को। ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2018 पिछले साल जो प्रॉफिट था 17 का उसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है। बैड डेप्ट हो गए इस साल 2000 के विच इज़ टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। प्रॉफिट फॉर द ईयर 17 वॉज 14,000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेप्ट। अब तुम्हें बी का प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट ऑफ 2017 एडजस्टेड एडजस्टमेंट के बाद क्या प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे तो प्रॉफिट 14,000 का है लेकिन वो कहता है अब इस साल बैड डेब्ट्स भी हुए हैं तो बैड डेब्ट्स को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट है हमारा 12,000। अब हमें उसमें से प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाना है बी का। अब 12,000 प्रॉफिट है फर्म का। तुम क्या करोगे, कितने महीने के 3 महीने का कैलकुलेट करना है। अब 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा पी के शेयर का प्रॉफिट होगा 12,000 इंटू इसका शेयर 2/6 इंटू कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए। ये इसका प्रॉफिट हो जाएगा फॉर 3 मंथ। 1,000 रुपीज।
समझे? अब इसी तरीके से ये सॉल्यूशन है इसका। अब इसे पढ़ो, इसे भी करते हैं। चलो, ABC are partners sharing profit and loss 532. A died on 1st July. 1st July। अब बुक्स कब क्लोज हो रही है देखना पड़ेगा। कुछ ना हम 31 मार्च मान लेते हैं। पिछले साल का प्रॉफिट 31 मार्च को कैलकुलेट हुआ था, तो हमने इसमें भी मान लिया था कि 31 मार्च को ही ये बुक्स क्लोज कर रहे हैं। तो 30 जून तक 3 महीने हो गए थे। ठीक है। ए डाइड ऑन 1st जुलाई। ईयर एंडेड ये है ना, सेल फॉर द ईयर एंडेड ये दे रखा तुम्हें, तो इसका मतलब 31 मार्च को ही बुक्स क्लोज हो रही है। तो चलो करते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन नोट करते हैं। 532 ए डाइड 5/10। यूँ मार्क कर लिया करो, कहीं तुम फ्लो में भी कोई दोबारा से टपका दो। A died on 1st July 2023. Partnership deed provide the heirs executor will be entitled till the date of death, calculated on the basis of sale of immediate previous year. जो पिछले साल की सेल होगी उसके बेस पे उसे प्रॉफिट देना है, पिछले साल की सेल। चलो देखते हैं। सेल फॉर द ईयर एंडेड 2023 लिखा नहीं है ढंग से। 2023 की सेल थी 24 लाख। लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर सेल, जितनी इंफॉर्मेशन इसमें से है वो नोट कर लो अलग से, दोबारा क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े। अपने हिसाब से एक फॉर्मेट बनाओ, उस हिसाब से नोट करो। फॉर दैट पीरियड प्रॉफिट वॉज ₹6 लाख एंड द प्रॉफिट फॉर दैट पीरियड वॉज 6 लाख। लो जी, वही बात हो गई। तुम्हें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसके बेस पे इस साल की सेल दे रखी होगी। सेल शोज ए ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 30% एंड प्रॉफिट अर्निंग रेट रिमेन सेम। गिव जनरल एंट्री अलॉन्ग विद वर्किंग। लो जी, सेल शोज ए ग्रोथ, सेल इंक्रीज हो जाती है इस साल 30%, जबकि जीपी रेट जो है, प्रॉफिट रेट सेम रहेगा। पता तो चले प्रॉफिट रेट है क्या। जो प्रॉफिट रेट पिछले साल था वही इस साल भी रहेगा। ठीक है। और कितने महीने काम करके इसकी डेथ हुई है? 1 जुलाई को हुई है ना डेथ, तो 3 महीने। अब हमें कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट का रेट सेम रहेगा, लेकिन सेल जो है 24 लाख थी ना, 30% बढ़ जाएगी। 24 लाख का 30% 7,20,000 है ना। तो अभी पहले हम पता तो चले ग्रो कि सेल का रेट है, क्यों प्रॉफिट का रेट है क्या लास्ट ईयर, क्योंकि प्रॉफिट का रेट तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो रेट ऑफ प्रॉफिट लास्ट ईयर, यहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। रेट ऑफ प्रॉफिट देखो क्या था रेट कैलकुलेट करने का तरीका है। प्रॉफिट बाय सेल 6 लाख बाय 24 लाख, इंटू 100। %25 रेट ऑफ प्रॉफिट है, यही रहने वाला है इस साल भी। लेकिन सेल चेंज हो जाएगी। सेल करंट ईयर की क्या हो जाएगी? पिछले साल थी 24 लाख की सेल, प्लस इंक्रीज अपवर्ड ट्रेंड 30%, 7/20 की इंक्रीज हो गई।
24 और 7 कितने होते हैं? 3120। 3120 की सेल है इस साल। तो अब बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? $31,20,000 तो सेल है। इसके ऊपर प्रॉफिट क्या है? 25%। ये कितने महीने की सेल है? तो पूरे साल की सेल है ना। पूरे साल की बेस पे हमने इंक्रीज कैलकुलेट किया, तो अब 3 महीने की सेल निकालो और इसमें से इसका शेयर निकाल लो 5/10। 532 थी ना। तो अब तुम कैलकुलेट करोगे 1 2 3, 1 2 3, इसे काटा 4 बार। जरा हम कैलकुलेटर की हेल्प लेके जल्दी कर देते हैं। का 25%, 780 इंटू 3/12, 195/2, 97,500। ये उसका प्रॉफिट है फॉर दैट पीरियड। अब अगर तुम्हें इसे दिखाना हो लेजर में, किस तरीके से दिखाते हो? इसको किस तरीके से दिखाते हो? कैपिटल अकाउंट बनाते हो उसका, इस कैप अकाउंट यहाँ लिखते हो ना, P&L सस्पेंस अकाउंट, और 97,500 बाय आता है इसके आगे। तो P&L सस्पेंस डेबिट हो रहा है और ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो एंट्री होगी P&L इस तरीके से जनरल एंट्री करके तुम दिखा दोगे। देखो, आज की क्लास में हमने तुम्हें प्रॉफिट कैलकुलेट करना सिखाया। प्रॉफिट अगर एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हो वो भी सिखाया नहीं है। अभी बड़े क्वेश्चन जब करेंगे, क्योंकि एवरेज में करना क्या होता है, 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, तुमसे बोल दिया कि पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करो, तो तुम पिछले साल का प्रॉफिट उठा लोगे। अगर बोला जाएगा 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे करो, तो तुम वो उठा लोगे। लेकिन ये कैलकुलेशन जब आती है तो बच्चे जनरली गलती कर देते हैं। तो आज तुम्हें ये सिखा दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बड़े क्वेश्चन भी करेंगे और साथ ही साथ दूसरे तरीके से प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।